नाज़रीन कहते हैं बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, कुछ ऐसा ही हम लोगों को नजर आया नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुलाकातों के अंदर। इजराइल ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ भारत के वजीर आजम का इस्तकबाल किया और इस्तकबाल के साथ साथ बड़ा उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया गया वहां। उसके साथ बहुत सारी डील्स की बात की गई, मिलिट्री की बात की गई, और डेफिनेट सी बात है मिलिट्री डील की बात की जाए तो भारत ने कहाँ इस्तेमाल करनी है मिलिट्री और तमाम इक्विपमेंट, ड्रोन्स की जिसकी बात की गई, ड्रोन्स के मामलात के ऊपर जो चीजें तय पाई। उसके अलावा इजराइल ने अपना तमाम असलहा कहाँ इस्तेमाल करना है। एक तरफ मुसलमान फलस्तीन के मुसलमान अजाब में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ कश्मीर के मुसलमान फंसे हुए हैं। ये दोनों तरफ मुसलमानों को जदोकोब करने की कोशिश की जा रही है दोनों ममालिक की तरफ से। लेकिन ऐसे में इन दोनों का मिल जाना कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, क्या इन तमाम के लिए परेशानी का बायस हो सकता है या हमें परेशान होने की जरूरत नहीं? इस हवाले से बात करेंगे। खालिद साहब, ये नरेंद्र मोदी नेतन्याहू का मिलना, बीच पर हम लोगों ने उनकी तस्वीर देखी, लगता है बड़ी कोई दोस्ताना तरीके से मुलाकातें चल रही थी। जाहिर है दोनों एक ही माइंडसेट के, एक ही सोच के लोग हैं, एक ही उनके दुश्मन मौजूद हैं। मुसलमानों को वो दुश्मन समझते हैं, निहत्ते मुसलमानों को, वो भी एक फलस्तीन और दूसरी तरफ कश्मीर। ऐसे में इनका एक गठजोड़, इनका इकट्ठा होना क्या पाकिस्तान के लिए कुछ परेशानी की बात है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? निका, मैं समझता हूँ आपने बहुत दुरुस्त कहा कि दोनों की सोच और दोनों के मकासद कई मैदानों में बिल्कुल एक जैसे हैं। देखिए, हिंदुस्तान और इजराइल की जो खास तौर पर सिक्योरिटी और डिफेंस में जो ताउन है, ये तो बहुत पुराना है। कई चीजें जाहिर होती हैं, कई जाहिर नहीं होती, लेकिन अब चंद एक चीजें हुई हैं जिनकी वजह से ये ताउन बहुत मजीद गहरा हो गया है। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान ने तमाम तकल्लुफ छोड़कर गैर जानबदारी का खुलकर अमेरिका के साथ जो अपनी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो उसको उसमें शिरकत कर ली है, और उस अलायंस में अमेरिका, इजराइल, इंडिया, ये तीनों इस अलायंस का एक हिस्सा है। दूसरी बड़ी बात देखें, इसमें बदकिस्मती है कि तमाम अरब ममालिक जो कि फलस्तीन की हिमायत करते थे, अब वो सारे इजराइल को अपना सबसे करीबी दोस्त समझते हैं और ईरान को अपना दुश्मन समझते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका था कि ऐसे मौके पे जब कोई अरब मुल्क इतराज नहीं करेगा, वो इजराइल के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो आपने बात की कि आप देखें ना, सदर ट्रम्प भी बात करते हैं रेडिकल इस्लाम की, ओबामा बात नहीं करता था, यूरोप बात नहीं करता। देखिए, इन दिनों मुसलमानों पर ज्यादा हमले हुए हैं, उसको तो कोई आदमी ये नहीं कहता ये टेररिज्म है। लेकिन अब जो अमेरिका में, इजराइल में, इंडिया में बात हो रही है वो ये है कि हमने इस्लामिक रेडिकलिज्म का सामना करना है। तो जो अब ये ताल्लुकात करीबी हुए हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि इजराइल चाहता है कि उस खित्ते में जहाँ पर अभी उसका दबाव है वहाँ पर वो मुसलमानों पे कंट्रोल कर सके। हिंदुस्तान को न सिर्फ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी शिकायत है, बल्कि हिंदुस्तान को अपने अंदरूनी मुसलमानों से भी डील करने के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और ख़ास तौर कश्मीर में जो इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है, वो इजराइल ना सिर्फ जो इजराइल से वो ड्रोन और दूसरी टेक्नोलॉजी लेंगे, वो दरअसल उस सोच को अपनाना चाहते हैं जिसको अपनाते हुए इजराइल ने फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक को अभी तक बड़ी, जैसे कहते हैं, जुल्म के साथ कंट्रोल किया हुआ है। और वो क्या वो तरतीब, वो खालिद साहब, ये जिस सोच की आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी डेंजरस सोच है, ये बड़ी खतरनाक सोच है जिस सोच की आप बात कर रहे हैं। और स्पेशली अगर कश्मीर के हवाले से बात की जाए तो वही सिचुएशन हम लोगों को नजर आती है जो वहां इजराइल की तरफ है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये सोच बड़े अरसे से आहिस्ता आहिस्ता इजराइल से भारत मुंतकिल हो रही है? कुछ कोवर्टली, कुछ सामने, कुछ पीछे, कुछ ऐसी बातचीत भी हुई, कुछ ऐसे मामलात भी तय पाए थे। इजराइल भारत की बड़े तरीकों से वैसे भी कश्मीर के हवाले से सपोर्ट कर रहा था, ऐसा अंदर के हल्के यही कहते हैं कुछ। आपने तारीख जब लिखी जाएगी तो फिर जिक्र होगा कि हिंदुस्तान में ये जो एक तब्दीली आई सोच की, क्या ये मोदी की वजह से आई या उससे पहले हो गई। बहरहाल अब सोच ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं और जो मुसलमान हैं उनको दबा के रखना है। आज मैं पढ़ रहा था, जो हिंदुस्तानी एक बड़े मशहूर नैयर साहब हैं, उनका आर्टिकल कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दालित से भी बदतर
सलूक किया जाता है। और एक और मैं आर्टिकल कहीं पढ़ रहा था कि जो हिंदुस्तान में अब ये जिसे कहते हैं लिंचिंग हो रही है, यानी सरेआम कत्ल करना, ये कोई इनफरादी अमल नहीं है, इसके पीछे रियासत की सोच है। हिंदुस्तान ने कश्मीर के मुसलमानों को, जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को जो निपटने का फैसला किया है, वो बिल्कुल फ़लस्तीन जैसा। और वो क्या था कि ताकत के जोर से इनको दबाएं, फ़लस्तीन और कश्मीर के अंदर जाकर वो लोग जो इस तहरीक का हिस्सा हैं उन पे छापे मारें, उनके नौजवान बच्चों को पकड़ें, और फिर बाहर से अगर कहीं इमदाद मिल रही है, तभी आपको याद होगा इजराइल ने जाकर यूएई में जाकर हमास के लीडरों को मारा, दुनिया के दूसरे मुल्कों में मारा। हिंदुस्तान में ये सोच अब पनप रही हुई है। और जो आपने जिक्र किया था, हमारे लिए तशवीश की बात यह है, जब ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी मिलेगी, इंटेलिजेंस मिलेगी, ये सोच मिलेगी, मुझे यूं लगता है कि हिंदुस्तान आहिस्ते आहिस्ते ये LOC पे फायर करने के बाद और ये सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाने के बाद अब तैयारी कर रहा है कि अगर कोई भी कमजोरी नजर आए तो वो किसी बहाने से पाकिस्तान के अंदर आकर कोई एक जिसे कहते हैं कि एक प्यूनिटिव स्ट्राइक करें, क्रॉस बॉर्डर रेड करें और दुनिया को ये बताएं कि देखें जनाब, अगर अमेरिका ड्रोन हमला कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के खालिद साहब, वो अनआंसर्ड तो नहीं रहेगा? आपको लगता है कि अगर इस तरह की कोई हरकत भारत करने की कोशिश करता है तो वो अनआंसर्ड जाएगा पाकिस्तान की तरफ से? अमेरिका के साथ हम एलाय थे, हम वॉर ऑन टेररिज्म में पूरा हिस्सा थे, हम उनकी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ भारत का मामला तो कुछ अलग होगा। भारत का मामला तो ये होगा कि एक दुश्मन मुल्क है या एक ऐसा बॉर्डर है जो कि हमेशा हॉट रहता है, अगर दुश्मन मुल्क ना भी कहा जाए तो। देखिए, मैं समझता हूँ ना, सिर्फ ये भारत का मामला है, बल्कि अमेरिका के मामले में भी इस वक्त पाकिस्तान इस मुकाम पर है कि हमने जो कुछ करना था कर लिया। हमने अपने अंदर इतनी बड़ी एक टेररिज्म को खत्म किया, हमने तमाम लोग जो कि बाजार मकबूल थे उनको भी दबाया। अब हम कुछ और नहीं कर सकते, अब दुनिया को हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के सिलसिले में खास तौर पर मेरे ख्याल में हमने बाज़ दफ़ा कहा है कि हम अमन चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं, शायद हमने ज्यादा दफ़ा कह दिया है। हमें ये कहना चाहिए कि जनाब, आपकी तरफ से अगर कोई भी ऐसी क्रॉस बॉर्डर या हमारे खिलाफ कोई भी जारियत होगी जो नजर आ रही है या नजर नहीं आ रही, हम उसका जवाब देंगे। और देखिए, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के जज्बे की जो आज़ाद कश्मीर में लोग जिससे जानों को कुर्बानी दे रहे हैं, ये अफवाज पाकिस्तान जिस जुर्रत से हिंदुस्तान की जारियत का मुकाबला कर रही हैं, जो आपने कहा कि न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया को समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ जब सेनेटर मकेन आए थे, उन्होंने ये तो नहीं माना कि ये सियासी मसला है कश्मीर का, पर उन्होंने इतना ये कहा कि कश्मीर में अमन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब दुनिया को बता रहा है कि देखें, अब आप हर तवक्को हमसे करते हैं, अब हमारा भी सब्र का पैमाना खत्म हो जाएगा। हम जो भी दखल अंदाजी होगी, हमारे खिलाफ जारियत होगी, हम उसका जवाब देंगे। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हमने बहुत बड़े दबाव का मुकाबला किया है। और दुनिया को ये एहसास होना चाहिए कि अगर ये जनूबी एशिया में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन नहीं होता तो ये पूरी दुनिया का अमन खराब हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त जिसे कहते हैं पंचिंग बैग नहीं बन सकता। हम हिंदुस्तान की या दुनिया की जारियत का जवाब देंगे, अपनी जो खुद मुख्तारी है उसकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि पिछले 15 साल से हम वो वाहिद एक मुल्क और एक फौज है जिसने ये करके दिखाया है। मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि इराक में ये चीज कामयाब नहीं हुई, ये चीज सीरिया में कामयाब नहीं हुई, लीबिया में कामयाब नहीं हुई, अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत हद तक अपने मुल्क में दहशतगर्दी को कंट्रोल किया है। और अब हम अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करने काबिल है। और अगर ये इसराइल इंडिया की तरफ से एक गठजोड़ होता है जो हमारे लिए काबिल तशवीश है, देखिए इसको हम जिसे कहते हैं नजरअंदाज ना करें, ये तशवीर का मुकाम है, लेकिन पाकिस्तान अमन की तमन्ना रखते हुए अपने खिलाफ होने वाली जारियत का मुकाबला करेगा। और कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है उसको सियासी तौर पर, डिप्लोमेटिकली और दुनिया के सामने हम ये नक्शा पेश करेंगे कि हिंदुस्तान किस किस्म की बर्बरियत का इजहार कर रहा है। आज मैं पढ़ा था हमारे फॉरेन ऑफिस का है कि जनाब कश्मीर में तो हिंदुस्तान जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें केमिकल हथियार हैं, वो लाशें नहीं पहचानी जा रही। तो अब ये भी वक्त है कि हम दुनिया के सामने हिंदुस्तान की हम अपनी अंदर जो कमजोरियां हैं उसको दूर करें, और जो हिंदुस्तान बर्बरियत के इजहार कर रहा है
तो दुनिया को खुलकर सही। बताएं ताकि दुनिया को भी इसकी समझ लगे। सही है खालिद साहब, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की पॉलिसी भी प्रोएक्टिव की बजाय रिएक्टिव नजर आती है। हमारी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खर साहिबा भी कहा करती हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी को प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑल ऑफ अ सडन नी जर्क रिएक्शन नहीं आना चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान को भी देखना होगा कौन दोस्त है और कौन दुश्मन।